नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का कंप्लीट वन शॉट। इस सेशन का गोल सिंपल है, 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करना। मतलब जब ये सेशन खत्म होगा तो आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर एक कनेक्टेड फ्लो में समझ आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? सबसे पहले समझो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन याद रखनी है, CO2 प्लस H2O गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बहुत ह्यूज है क्योंकि अर्थ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस ही है और जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जब बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। साइंस में कोई भी कॉन्सेप्ट बिना एक्सपेरिमेंट्स के एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था स्टार्च फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लीफ का एक पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया और प्लांट को सनलाइट में रख दिया गया। बाद में आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया। ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग था, जो पार्ट लाइट में एक्सपोज था उसने ब्लू ब्लैक कलर शो किया, मतलब स्टार्च प्रेजेंट था। जो पार्ट कवर था उसमें स्टार्च नहीं बना। कंक्लूजन क्लियर था, फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही होता है जहां लाइट अवेलेबल हो। इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे प्रूव हुआ कि CO2 भी असेंशियल है। इस एक्सपेरिमेंट में लीफ का एक पार्ट KOH सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा गया। KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। रिजल्ट में देखा गया कि जहां CO2 अवेलेबल था वहां स्टार्च पॉजिटिव आया और जहां CO2 एब्सेंट था वहां स्टार्च नहीं बना। इससे क्लियर हुआ CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। अब एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो एयर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड था, प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रीस्टली ने एक क्लोज्ड जार में बर्निंग कैंडल और माउस रखा। कैंडल ऑक्सीजन यूज करती है और रिजल्ट में माउस सफोकेट करने लगता है। लेकिन जब जार में मिंट प्लांट ऐड किया गया तो सिचुएशन चेंज हो गई। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रिजल्ट ये हुआ कि माउस सर्वाइव कर गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला, प्लांट्स एयर को रिस्टोर करते हैं। इसके बाद इंगन हाउस ने एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने एक्वाटिक प्लांट को वाटर में रखा और ऑब्जर्व किया कि सनलाइट में ऑक्सीजन बबल्स रिलीज होते हैं, लेकिन डार्क कंडीशन में बबल्स नहीं बनते। इससे प्रूव हुआ सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल है। अब थोड़ा और क्लैरिटी आई जब जूलियस वॉन सैक्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है और प्लांट्स इस ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में स्टोर करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में अक्यूमुलेट होता है। इसी सीक्वेंस में एक और ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट हुआ, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इसमें प्रिज्म की हेल्प से लाइट को स्पेक्ट्रम में ब्रेक किया गया और ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया का यूज किया गया। ऑब्जर्वेशन ये था कि बैक्टीरिया रेड और ब्लू रीजन में ज्यादा अक्यूमुलेट हुए। कंक्लूजन ये था कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेड और ब्लू लाइट में होता है। अब एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई वैन नील हाइपोथेसिस से। वैन नील ने सजेस्ट किया कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाला ऑक्सीजन CO2 से नहीं, वाटर से आता है। ये ऑब्जर्वेशन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की स्टडी से आया था। अब जब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स दोनों क्लियर हो गए हैं तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती कहां है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। लीफ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जनरली सेल वॉल के अलोंग अरेंज्ड होते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो सके। क्लोरोप्लास्ट के दो मेन रीजन्स होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जहां लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा जहां डार्क रिएक्शन होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से इन पिगमेंट्स के कलर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखना है, क्लोरोफिल ए चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मोस्ट फोटोसिंथेसिस रेड और ब्लू लाइट रीजन में होती है। क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं और एक्स्ट्रा वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करके एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। अब चलिए प्रोसेस के फर्स्ट फेज को समझते हैं, लाइट रिएक्शन, जिसे फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट होता है, ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये इंटायर प्रोसेस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है। इस स्टेज पर पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स में, जिसे फोटोसिस्टम्स कहते हैं। दो मेजर फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है,
जबकि फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। इंटरेस्टिंगली PS2 पहले डिस्कवर हुआ था, इसीलिए नंबरिंग थोड़ी रिवर्स लगती है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट है, जिसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू PS1 तक मूव करते हैं। इस प्रोसेस के रिजल्ट में ATP और NADPH दोनों बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का पैटर्न Z शेप का लगता है, इसीलिए इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। वाटर स्प्लिटिंग भी PS2 से एसोसिएटेड होती है। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट भी डेवलप होता है। थाइलेकॉइड ल्यूमन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के 3 मेन रीजंस होते हैं: वाटर स्प्लिटिंग, प्रोटॉन पंप एक्टिविटी और NADPH फॉर्मेशन के दौरान प्रोटॉन यूसेज। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बाद में ATP सिंथेसिस ड्राइव करता है। ATP फॉर्मेशन का मैकेनिज्म केमी-ऑस्मोसिस कहलाता है। इसमें प्रोटॉन्स थाइलेकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं थ्रू ATP सिंथेज एंजाइम। ATP सिंथेज के 2 पार्ट्स होते हैं: CF0 जो मेम्ब्रेन एम्बेडेड होता है और CF1 जो स्ट्रोमा साइट पर होता है। जब प्रोटॉन्स CF0 चैनल से पास करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जो ATP फॉर्मेशन ड्राइव करती है। अब एक ऑल्टरनेट पाथवे भी होता है जिसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस पाथवे में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन वापस PS1 पर ही रिटर्न कर जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन NADPH और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होते। ये प्रोसेस मेनली स्ट्रोमा लैमेले में होता है। अब चलिए फोटोसिंथेसिस के सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन। जिसे डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये लाइट रिएक्शन में बने ATP और NADPH पर डिपेंड करती है। ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है और इसको कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल के 3 मेन स्टेप्स होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेज में CO2 रिएक्ट करता है RuBP 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंजाइम रुबिस्को, जो अर्थ पर सबसे अबंडेंट एंजाइम माना जाता है। इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3PGA, जो 3 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेज में आता है रिडक्शन, जहां ATP और NADPH यूज करके 3PGA को G3P यानी ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट स्टेज है रीजेनरेशन, जहां कुछ G3P मॉलिक्यूल्स यूज करके RuBP को रीजेनरेट किया जाता है ताकि साइकिल कंटिन्यू चल सके। अगर ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कैल्विन साइकिल को 6 टाइम्स रन करना पड़ता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH। अब चलिए एक स्पेशल एडेप्टेशन समझते हैं, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर और हाई लाइट कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। इनमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। इसी वजह से इस पाथवे को C4 पाथवे बोला जाता है। C4 प्लांट्स में एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। इसमें बंडल शीथ सेल्स लार्ज और क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं और वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन समझते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब एंजाइम रुबिस्को CO2 के जगह O2 बाइंड कर लेता है। इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है एनर्जी लॉस और शुगर प्रोडक्शन नहीं होती। इसी वजह से ये प्रोसेस प्लांट्स के लिए इनएफिशिएंट माना जाता है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। अब लास्ट पार्ट में समझते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ एज और लीफ ओरिएंटेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर। इन सब को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, लिमिटिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फैक्टर सबसे कम होता है वही पूरे प्रोसेस को लिमिट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर लाइट कम है तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। अगर लाइट हाई है लेकिन CO2 कम है तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्स 0.03 to 0.04% होती है। अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज हो सकता है। इस फिनोमिनन को CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जनरली C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर लोअर होता है, जबकि C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। वाटर भी इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, CO2 एंट्री रिड्यूस हो जाती है और फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वन शॉट।